Assalamualaikum students, welcome once again in our maths class and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with the chapter number 4 which is algebraic expression. तो algebraic expression से हम start करेंगे chapter number 4 और अगर आप लोगों को याद हो तो हमने प्रीवियस क्लास में चैप्टर नंबर 3 अपना एंड कर लिया था. चैप्टर नंबर 3 लोगैरिथम लास्ट क्लास में हमने उसको एंड कर लिया था. आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 विच इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो चैप्टर नंबर 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस चैप्टर के अंदर 10 एक्सरसाइजेज हैं. ठीक है, तो वन बाय वन एक एक एक्सरसाइज करके हम स्टार्ट करेंगे. लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम पहले ये डिस्कस करते हैं, ये हम पढ़ते हैं कि एक्चुअली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती हैं. ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं और उनकी टाइप्स क्या हैं. तो एक एक करके उनकी टाइप्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पहले स्टडी करते हैं और उसके बाद फिर हम आएंगे अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज पे विच इज़ 4.1. तो एक्सरसाइज पे हम बाद में आएंगे. पहले तो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पढ़ने जा रहे हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं. तो बेटा देखिएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूं तो सिंपल कहते हैं कि एनी कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विद द फंडामेंटल ऑपरेशन. मतलब कि कुछ कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स की कलेक्शन, ठीक है, और विद द फंडामेंटल ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इनके साथ. तो इन कलेक्शंस को हम बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं. अब इनको अगर मैं मैथमेटिकली अगर आप लोगों को एक्सप्लेन करूं, मैथमेटिकली डिफाइन करूं, तो किस तरह से इसकी एग्जांपल देख लीजिएगा कि अगर आपके पास कोई इस तरह से टर्म लिखी हुई है, ठीक है, कि मतलब कि आपके पास वेरिएबल भी हैं, सही है, और इसको अगर आप इस तरह से लिखना चाहें, एक वेरिएबल और ऐड करना चाहें कर दें कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई. ये ए बी और सी ये जो है कांस्टेंट, ए बी और सी ये तीनों हैं कांस्टेंट. ठीक है, अगर कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड फॉर्म में आता है, अगर कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड फॉर्म में आता है तो वो क्या कहलाता है बेटा? कोफिशिएंट कहलाता है. अगर कोई भी कांस्टेंट नंबर किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाइड फॉर्म में अगर आ जाए तो ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट. तो इसका मतलब ए यहाँ पे कोफिशिएंट है, बी यहाँ पे कोफिशिएंट है और सी क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है. ठीक है, क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं हो रहा. यहाँ पे एक वेरिएबल है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक वेरिएबल है एक्स वाई. तो मतलब इस तरह से कोई भी अगर आपके पास टर्म लिखी हुई हो तो इस तरह की एक्सप्रेशन को हम बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का नाम देते हैं. इसको अगर हम सिंपल नंबर्स में लिखें तो और किस तरह से इसको फर्दर हम लिख सकते हैं, देखिएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल 5x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 9. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 5 और 3, ठीक है, 5 और 3 दोनों कोफिशिएंट हैं. ठीक है, वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाइड फॉर्म में आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा? कोफिशिएंट. और 9 जो है वो क्या है? कांस्टेंट. 9 क्या है बेटा? कांस्टेंट. और 5 और 3 यहाँ पे क्या है? कोफिशिएंट. तो आपको कोफिशिएंट और कांस्टेंट में डिफरेंस पता लग गया होगा कि दोनों नंबर्स हैं, दोनों नंबर्स ही हैं. लेकिन अगर वो कोई नंबर, ठीक है, कोई कांस्टेंट नंबर किसी वेरिएबल से अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो बन जाएगा कोफिशिएंट. अगर मल्टीप्लाई नहीं होगा, सिर्फ कांस्टेंट नंबर कहलाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? सिंपल कांस्टेंट. ठीक है, कांस्टेंट नंबर. तो इस तरह के एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं बेटा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का नाम देते हैं. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपके पास 2 टर्म भी हो सकती हैं, 1 टर्म भी हो सकती है, 3 टर्म भी हो सकती हैं, 4 टर्म भी, बहुत सारी टर्म्स भी हो सकती हैं. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरह से होती है. ठीक है, अच्छा, अब इनको इक्वेजन भी कुछ लोग पढ़ते हैं. लेकिन बेटा देखें, एक आपको मैं डिफरेंस बता दूं इक्वेजन और एक्सप्रेशन में, कि अगर इस तरह से कोई भी एक्सप्रेशन लिखी हुई हो और आगे इक्वल्स टू का साइन हो, तो अगर किसी भी इक्वेजन के बीच में इक्वल्स टू का साइन आ रहा होगा, किसी भी इक्वेजन के बीच में या किसी भी इक्वेजन में कहीं भी इक्वल्स टू का साइन आ रहा होगा तो उसको हम कहते हैं इक्वेजन. और अगर इक्वल्स टू का साइन अगर रिमूव कर दें तो बन जाएगी एक्सप्रेशन. अगर इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा इस टर्म में तो ये बन जाएगी इक्वेजन, और अगर इक्वल्स टू का साइन रिमूव कर देंगे तो बन जाएगी एक्सप्रेशन. अगर मैं इसी को इस तरह से लिखता हूँ कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो ये बन गई इक्वेजन. ये क्या बन गई बेटा? इक्वेजन. ठीक है, लेकिन अगर मैं इक्वल्स टू का साइन रिमूव कर दूं तो ये क्या बन जाएगी? एक्सप्रेशन. तो अब इक्वेजन और एक्सप्रेशन में आपको डिफरेंस पता लग गया होगा. ठीक है बेटे, तो
चलते हैं आगे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, ये तो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन समझ में आ गई, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में आपको पता लग गया। अब हम चलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टाइप्स जो है वो पढ़ने जा रहे हैं कि कितनी टाइप्स हैं, कितनी काइंड्स हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। तो 3 टाइप्स हैं, 3 काइंड्स हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। 3 तरह की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती हैं, एक आपके पास पॉलिनोमियल, एक रैशनल और एक इर्रेशनल। ठीक है, तो ये 3 तरह की जो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं ये किस तरह से होती हैं, मतलब ये क्या होती हैं, तो इनको फर्दर एक एक करके हम इनकी टाइप्स जो है स्टडी करते हैं, इनको पढ़ते हैं। चलते हैं टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरफ, हिंट डाल दिएगा। टाइप्स या काइंड्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है बेटा, तो 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट टाइप विच इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का या पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का एक ही बात है। अच्छा बेटा, तो यहाँ पे हम अगर बात करते हैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की, तो मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप्स हैं, पॉलिनोमियल, रैशनल और इर्रेशनल, 3 टाइप्स हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या है, तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन देखिएगा, सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का नाम देते हैं। ठीक है, जिसमें आपके पास कोई इस तरह से टर्म होती है ax की पावर स्क्वायर प्लस ax प्लस 2। ठीक है, मतलब इस तरह की कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास आ सकती है। अगर हम यहाँ पे कोफिशिएंट a है तो इसको c कर लें। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस ax प्लस c, इस तरह की एक्सप्रेशन जो है, या आप अगर इनको एग्जाम्पल के तौर पे प्रॉपर लिखें तो ये क्या बन जाएगी, देखिएगा कि भाई 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इस तरह की सिंपल इक्वेशन को हम बेसिकली पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का नाम देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, तो आपको समझ में आ गई। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि भाई रैशनल और इर्रेशनल जो है वो एक्सप्रेशन क्या होती हैं, तो अब हम चलते हैं रैशनल और इर्रेशनल की तरफ। तो देखिएगा, अभी पॉलिनोमियल की और भी टाइप्स और भी काइंड्स हमने पढ़नी है। ठीक है, लेकिन अभी हमने क्योंकि पॉलिनोमियल डिस्कस कर ली कि पॉलिनोमियल क्या है, तो अब हम रैशनल और इर्रेशनल भी डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम आते हैं पॉलिनोमियल की फर्दर टाइप्स की तरफ कि पॉलिनोमियल की और फर्दर टाइप्स कितनी होती हैं। ठीक है, तो देखिएगा बेटा यहाँ पे कि रैशनल एक्सप्रेशन। अच्छा, देखें पॉलिनोमियल इक्वेशन को देखें, यहाँ पे वेरिएबल अगर x है तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब p ऑफ x, मतलब यहाँ पे p ऑफ x पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ x जो है वो ax स्क्वायर प्लस ax प्लस c। ठीक है, p ऑफ x आप इसको जो है वो कह सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे वेरिएबल x हो, वेरिएबल y भी हो सकता है, वेरिएबल z भी हो सकता है। ठीक है, वेरिएबल जो है वो आपके पास कोई भी हो सकता है। तो कहते ये हैं कि कोई भी देखें सिंपल ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। अब रैशनल एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो रैशनल एक्सप्रेशन में कहते हैं द रेशियो बिटवीन 2 पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, किसी भी 2 पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का जो रेशियो है, किसी भी 2 पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का जो रेशियो है वो रेशियो क्या कहलाता है बेटा, रैशनल एक्सप्रेशन कहलाता है। ठीक है, मतलब कोई भी 2 पॉलिनोमियल इक्वेशन जो हैं, एक आपके पास फॉर एग्जांपल p ऑफ x, कोई भी 2 पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का रेशियो मतलब p ऑफ x है, एक आपके पास q ऑफ x, कोई भी 2 पॉलिनोमियल इक्वेशन का जो रेशियो है, ऊपर भी एक पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर आपके पास कोई भी 2 पॉलिनोमियल आ जाए, एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई फ्रैक्शन है, ठीक है, जिसमें न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल, तो वो एक्सप्रेशन कहलाती है बेटा रैशनल एक्सप्रेशन। कौन सी एक्सप्रेशन कहलाएगी, रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें इर्रेशनल एक्सप्रेशन की,
तो इरेशनल एक्सप्रेशंस कौन सी एक्सप्रेशंस होती हैं? वो एक्सप्रेशंस जो बेसिकली आप ये कह सकते हैं रूट की फॉर्म में लिखी हुई होती हैं, जो सिंपल पॉलिनोमियल या तो इस तरह से या इस सिंपल फॉर्म में नहीं होती, ठीक है। वो अगर रूट की फॉर्म में कोई इक्वेशंस लिखी हुई हो तो उनको हम बेसिकली इरेशनल एक्सप्रेशन का नाम देते हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास रूट एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह आपके पास कोई टर्म लिखी हुई है 1/√3x+2, मतलब रूट की फॉर्म में जो एक्सप्रेशन आ जाए, ठीक है, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे वो आपके पास सिंपल आपके पास न्यूमरेटर में कोई वैल्यू लिखी हुई हो, रूट अगर आ जाए आपके पास किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन पे रूट अगर लग जाए तो वो आपके पास कौन सी एक्सप्रेशन बन जाती है? इरेशनल एक्सप्रेशन बन जाती है, ठीक है। रैशनल एक्सप्रेशन कोई भी पॉलिनोमियल, कोई भी दो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का रेशियो क्या कहलाएगा बेटा? रैशनल एक्सप्रेशन। रैशनल एक्सप्रेशन की अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो इसकी एग्जाम्पल क्या होगी देख लीजिएगा। अगर कोई इक्वेशन इस तरह से लिखी हुई हो 2x+3 अपॉन सिंपल 4 लिखा हुआ हो, देखिए ऊपर एक पॉलिनोमियल नीचे भी एक पॉलिनोमियल, 4 पॉलिनोमियल में आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जो है जिसके अंदर आपके पास जो है कोई वो टर्म्स होती हैं जिसके अंदर आपके पास वेरिएबल और कोफिशिएंट साथ हो, ठीक है। सिंपल कांस्टेंट नंबर भी हो सकते हैं, वेरिएबल के ऊपर पावर भी हो सकती है, वेरिएबल पावर 1 भी हो सकती है। तो ये सारी टर्म्स जो हैं वो क्या कहलाती हैं? पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की टर्म्स हैं, ठीक है। तो कोई भी दो पॉलिनोमियल मतलब 2x+3/4, ये एक ऊपर एक पॉलिनोमियल नीचे भी एक पॉलिनोमियल, ये भी एक रैशनल एक्सप्रेशन है, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ 2x² और नीचे लिखा हुआ आपके पास 4x² + 1, तो दोनों पॉलिनोमियल का रेशियो क्या कहलाएगा? रैशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इस तरह की कोई भी इक्वेशन हो तो वो भी क्या कहलाएगी बेटा? रैशनल एक्सप्रेशन। इससे पहले मैंने एग्जांपल लिखी 2x+3/4, वो भी एक रैशनल एक्सप्रेशन है। तो पॉलिनोमियल, रैशनल, इरेशनल एक्सप्रेशन, ये आपने जो है वो 3 टाइप्स होती हैं किसकी? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, वो आपने तीनों डिस्कस कर ली। अब हम फर्दर पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को, फर्दर और पढ़ने जा रहे हैं और क्लासिफाई करने जा रहे हैं कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन और कितनी तरह की होती हैं, ठीक है। तो देखिएगा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल देंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, उसमें आपके पास सबसे पहली टाइप है मोनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। मोनोमियल एक्सप्रेशन बेटे वो एक्सप्रेशन जिसके अंदर आपके पास कोई भी एक टर्म होगी, ठीक है, कोई भी एक टर्म, जैसे फॉर एग्जांपल 5x² × y, कोई एक टर्म इस तरह से आ गई आपके पास, या आपके पास, ठीक है, सिर्फ 2x आ जाए, ये एक टर्म है, ये एक एग्जाम्पल हो गई, ठीक है। आपके पास सिर्फ 3 लिखा हुआ हो, तो ये बेसिकली अगर किसी भी एक्सप्रेशन में, ये अलग अलग 3 एक्सप्रेशन है, एक टर्म होगी तो इसका मतलब वो कौन सी एक्सप्रेशन है? वो मोनोमियल एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसी तरह अब पॉलिनोमियल की जो सेकंड क्लासिफिकेशन है, सेकंड टाइप है, वो क्या है? बायनोमियल एक्सप्रेशन। बायनोमियल, बाय मीन्स 2, अगर किसी भी एक्सप्रेशन में 2 टर्म होंगी, जैसे एग्जाम्पल 2x+3 या 3x² + 2x, या आपके पास, ठीक है। तो अगर किसी भी एक्सप्रेशन में दो टर्म्स यूज हो रही हैं, 2 टर्म आ रही हैं, तो इसका मतलब उसको हम क्या कहेंगे? बायनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। इसी तरह आपके पास तीसरी जो टाइप है पॉलिनोमियल की, वो क्या है? ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो इसके अंदर 3 टर्म्स जो हैं वो आपके पास यूज हो रही होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल 3x² + 2x + 4, ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है। इसी तरह अगर कोई एक और एग्जांपल लें तो
4y² प्लस 4y प्लस 3। मतलब अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन ऐसी है जिसके अंदर 3 टर्म हो, तो ये 3 टर्म वाली एक्सप्रेशन को हम बेसिकली ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन का नाम देते हैं। 2 टर्म आएंगे तो बाइनोमियल, और कोई भी एक टर्म यूज होगी तो मोनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। फोर्थ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल विच इज मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल एक्सप्रेशन मतलब 3 से ज़्यादा टर्म। अगर 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल, और मोर देन 3 टर्म्स हैं तो इसका मतलब मल्टीनोमियल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 3x³ माइनस 2x² प्लस 4x प्लस 2। ठीक है, इस तरह से कोई एक्सप्रेशन आ जाए, या और करके इस तरह से देख लीजिएगा, y⁴ माइनस 2y³ प्लस 3y² प्लस 4y। ठीक है, प्लस 5। तो मोर देन 3 टर्म्स हो, चाहे वो 4 टर्म्स हो, चाहे वो 5 टर्म्स हो या 6 टर्म्स हो, तो 3 टर्म तक, 1 टर्म तक मोनोमियल। ठीक है, 2 टर्म्स आ जाएं तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स यूज हो रही होंगी तो ट्राइनोमियल, और मोर देन 3 टर्म्स लाइक 4, 5, 6 टर्म्स, ठीक है, मोर देन 6 टर्म्स, तो वो जो है वो क्या कहलाएंगे बेटा, मल्टीनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये आपने जो है वो पॉलिनोमियल की टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू टर्म्स जो हैं वो आपने इनकी टाइप्स जो है वो डिस्कस कर ली। इसी तरह आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की 3 टाइप्स डिस्कस की, पॉलिनोमियल, रैशनल, इररेशनल। ठीक है, और आपने जो है वो यहाँ पे बात की किसकी, पॉलिनोमियल की टाइप्स की, ये तीनों डिस्कस कर ली। अब एक चीज़ और है, डिग्री ऑफ इक्वेशन, डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, तो किसी भी जो है क्वेश्चन की अगर आपको डिग्री फाइंड करनी है तो डिग्री का मतलब क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे पार। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि भाई ये इक्वेशन है, ठीक है, तो इसकी जो डिग्री है तो इस इक्वेशन की वो क्या है, तो हाईएस्ट यहाँ पे क्या है 3, तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या है 3। इसके यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 4, तो इसका मतलब क्या है इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है 4। तो बेसिकली हाईएस्ट पावर जो होती है उसको हम कहते हैं डिग्री, कि भाई इस एक्सप्रेशन की डिग्री ये है। ठीक है, और अगर आपके पास सिंगल वेरिएबल है, ठीक है, सिंपल इक्वेशन है, सिंगल वेरिएबल, एक वेरिएबल, जैसे ये इक्वेशन है एक ही वेरिएबल है, इसकी हाईएस्ट पावर 3 है तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3। ये यहाँ पे भी एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है तो इसकी डिग्री हाईएस्ट पावर क्या है 4, इसकी डिग्री हो जाएगी 4। इसी तरह आपके पास आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सिंगल वेरिएबल है तो इसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास इस एक्सप्रेशन में 2 वेरिएबल है। ठीक है, जब 2 वेरिएबल होंगे तो उनकी पावर्स को आपस में ऐड करा दें। जैसे यहाँ पे इसकी पावर क्या है 2 और इसकी पावर क्या है 1, तो 2 + 1 क्या हो जाएगी 3, तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे सिंगल वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे देखिएगा 5x² + 3xy + 9। ठीक है, इसकी पावर क्या है 2, इनकी पावर क्या हो जाएगी ऐड होने के बाद x की पावर 1, y की पावर 1, तो इनकी भी पावर 2 हो जाएगी। इसका मतलब इस इक्वेशन की भी हाईएस्ट जो डिग्री है वो क्या है आपके पास 2। अब देखिएगा मैं आपके पास एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, 5x² + 2xy³ + 3x³ y² + 4। ठीक है, ये मैंने एक एक्सप्रेशन लिख दी है, ये किसी भी ऑर्डर में नहीं है, बस एक एक्सप्रेशन यहाँ पे मैंने आपके पास लिख दी है। अब मुझे बताना है ये कि इसकी हाईएस्ट, इस इक्वेशन की जो है वो हाईएस्ट डिग्री क्या है। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है, तो आपने देखा कि भाई इसकी जो पावर है डिग्री कैसे आती है हाईएस्ट पावर से। ठीक है, तो अब क्या है इसकी पावर 2 है, यहाँ पे 2 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, इसकी पावर 1 और 3, तो इसकी जो पावर हो जाएगी टोटल वो क्या हो जाएगी 1 और 3 4, इसकी पावर क्या हो जाएगी 3 और 2 5, तो इसका मतलब क्या है इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री होगी वो क्या होगी
5, क्योंकि इनकी जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है 5 है, ठीक है। तो डिग्री, तो ये सारी चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको आगे की तमाम एक्सरसाइज, ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के डिस्कस किए, ये सारे आपके सामने हैं, ताकि आपको एक्सरसाइज में 4.1, 4.2 और ऑनवर्ड जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं उनमें आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो 4.1 तो सिंपल आप ये कह सकते हैं सिर्फ बेसिक जो है वो कॉन्सेप्ट की है और वो MCQ से रिलेटेड है। तो ज़रा बुक ओपन कर लीजिएगा, 4.1 एक्सरसाइज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो उसके अंदर सॉल्व कुछ नहीं करना, बस आपने जो है वो बेसिकली बताना है। तो मैं आप लोगों को भी बुक में ही मार्क करवा रहा हूँ, आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। कोई चीज़ें अगर बोर्ड पे बतानी होगी मैं बोर्ड पे बता दूंगा, आप लोगों ने फिर वो उसको उसी तरह से कॉपी में जो है वो उसको उसी तरह से कॉपी में उतार लेना है, ठीक है। अपने रजिस्टर में उसको वैसे ही कॉपी कर लेना है जिस तरह से मैं आप लोगों को बुक में बता रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर जो है वो 1 वर्ड आंसर है, तो उसको हम बेसिकली सॉल्व नहीं करना है, वो सॉल्यूशन उसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है, बस उसको 1 जो है वर्ड पे उसके आंसर आपको मिल जाएंगे। तो चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 में, यहाँ तक आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन इंशाल्लाह नहीं होगी। चलते हैं एक्सरसाइज 4.1, यहीं डाल दिएगा एक्सरसाइज 4.1, ठीक है। तो 4.1 ओपन कर लिएगा और पेज नंबर है आपके पास 76। पेज नंबर है आपके पास 76, ठीक है बेटे। तो 4.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, जरा देख सकते हैं आप लोग कि सेपरेट पॉलिनोमियल, रैशनल एंड इरेशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। ये आपके सामने पॉलिनोमियल, रैशनल और इरेशनल एक्सप्रेशन की एग्जांपल्स कुछ हुई हुई हैं, लिखी हुई हैं। तो बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख सकते हैं कि सेपरेट पॉलिनोमियल, रैशनल और इरेशनल एक्सप्रेशन, कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को, रैशनल एक्सप्रेशन को और इरेशनल एक्सप्रेशन को आपने सेपरेट करना है। अच्छा जी, तो मैं जो है वो बुक्स में ही आप लोग को मार्क करवा रहा हूँ, बुक में ही सॉल्व करवा रहा हूँ। आप लोगों के पास बुक होनी लाजमी है ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि कौन सी रैशनल है, कौन सी इरेशनल है, कौन सी पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो अब ज़रा देखिएगा फर्स्ट एक्सप्रेशन 3x - 1/3, ठीक है। तो 3x - 1/3 ये कौन सी एक्सप्रेशन है, आप देख सकते हैं 3x - 1/3 ये एक्सप्रेशन जो है ये बेसिकली पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, ठीक है, जिसमें 3x - 1/3, 1/3 एक नंबर आपके पास आ गया और 3x आपके पास टर्म। तो ये देखिएगा इस तरह की जो टर्म है जिसमें आपके पास सिंपल जो है वो लीनियर एक्सप्रेशन जो लिखी हुई होती है न्यूमरेटर में, तो क्या कहलाती है पॉलिनोमियल। तो आपने पॉलिनोमियल बताने हैं, आपके पास कितने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में 9 क्वेश्चन हैं जिसमें से बताने हैं कौन से पॉलिनोमियल है, कौन से रैशनल, कौन से इरेशनल। तो फर्स्ट पार्ट पे P मार्क कर दिएगा, मतलब ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसी तरह सेकंड जो पार्ट है उसमें लिखा हुआ है सिर्फ 5, तो ये 5 भी आपके पास कांस्टेंट नंबर कहाँ आता है, पॉलिनोमियल में। तो पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 5 लिखा हुआ है, वो भी आपके पास क्या है, पॉलिनोमियल। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 4/x, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आपके पास है 4/x, तो ये भी आपके पास क्या है बेटा, पॉलिनोमियल 4/x, ठीक है। तो रेशियो है, सॉरी देख लीजिएगा बेटा 4/x रेशियो है, ठीक है। 4 ऊपर 4 एक नंबर है, नीचे x है, तो x आपके पास पॉलिनोमियल, 4 वो भी पॉलिनोमियल। तो कोई भी दो पॉलिनोमियल का रेशियो अगर आपके पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से 4/x, तो ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल, तो दो पॉलिनोमियल का रेशियो क्या कहलाएगा, रैशनल। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 3 है उस पर R मार्क कर दिएगा, मतलब वो है आपके पास रैशनल। उसके बाद फिर आ जाएगा 0 पार्ट 4, अगर आप देखें तो 0 जो है वो आप कांस्टेंट नंबर कंसीडर कर सकते हैं, तो वो आपके पास क्या है, पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा जी, पार्ट 5 अगर आप देखें तो आपको पास देखते ही एक्सप्रेशन इस तरह से नजर आ रही है, ठीक है। तो ये सिंपल एक्सप्रेशन कौन सी है, ये पार्ट 5 देख सकते हैं कि x² + y - 3 ये सिंपल पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। उसके बाद 1/y - y ये आपके पास है बेटा रैशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये रैशनल कैसे है, पार्ट 1 और पार्ट 6 कुछ एक ही तरह के मिलते जुलते क्वेश्चन है बेटा, लेकिन पार्ट 1 के अंदर एक आपके पास जो फर्स्ट टर्म है 3x वो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट है, मतलब कोफिशिएंट है। उसके बाद -1/3 कांस्टेंट नंबर है, लेकिन यहाँ पे दोनों जगह जो है वो आप देख सकते हैं वेरिएबल है 1/y - y। तो 1/y - y अगर आपके पास ये क्वेश्चन है पार्ट 6 की बात करें, 1/y - y, तो इनको अगर हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व
करना नहीं है, बताना है कि पॉलिनोमियल है, रैशनल है, इरैशनल है, कौन सी है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखिएगा बेटा कि इनका एलसीएम जो है वो आ जाएगा y को y से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो जाएगा y स्क्वायर माइनस 1। तो मतलब 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई, मतलब इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। तो देखिएगा एक फ्रैक्शन आ गया जिसमें न्यूमरेटर में 1 माइनस वाई स्क्वायर और नीचे है y, मतलब ऊपर पॉलिनोमियल नीचे पॉलिनोमियल, और दो पॉलिनोमियल का रेशियो क्या कहलाता है बेटा, रैशनल। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप पार्ट 6 पे r मार्क कर देंगे, मतलब रैशनल एक्सप्रेशन है ये, ठीक है। इसी तरह पार्ट 7 जो है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये भी आपके पास रैशनल है, ऊपर 1 पॉलिनोमियल नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये आपके पास अगर कोई फ्रैक्शन आ जाए पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल का, ठीक है, रेशियो क्या कहलाएगा, रैशनल। तो पार्ट 7 वो भी रैशनल है। इसी तरह पार्ट 8 की बात करते हैं तो बेटा पार्ट 8 में रूट 1 अपॉन 4, यहाँ पे रूट देख के ये नहीं लिख दिएगा कि ये रैशनल है, रूट 1 अपॉन 4 लिखा हुआ है, ठीक है। पार्ट 8 में रूट 1 अपॉन 4 है, तो रूट 1 अपॉन 4, तो रूट 1 का रूट बेटा वैल्यू क्या आएगी 1 का रूट ले, 1 के ऊपर कोई भी पावर लगाए आंसर आएगा 1। तो 1 का रूट, ये रूट आ गया, इसका मतलब इरेशनल नहीं बन जाएगा बेटा, तो 1 का रूट 1 ही होता है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1/4, और 1/4 एक कांस्टेंट नंबर है, 1/4 एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। और ये 1/4 एक कांस्टेंट नंबर है, तो इसका मतलब ये क्या है, कौन सी एक्सप्रेशन है आपके पास, ये आपके पास है बेसिकली पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। और अगर आप इसको इस तरह से देखें कि ये 1/4 जो है आपके पास, ये 1/4 ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, रैशनल एक्सप्रेशन। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये एक कांस्टेंट नंबर है 1/4, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो है पार्ट 9 देखिएगा, पार्ट 9 आपके पास क्यूब रूट x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो बेटे पार्ट 9 रूट में वैल्यू आ गई, क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट में हो, क्यूब रूट में हो, रूट में कोई भी वैल्यू हो, तो पार्ट 9 आपके पास जो है वो, पार्ट 9 आपके पास क्या कहलाएगा बेटा, कौन सी एक्सप्रेशन है, वो आपके पास इररेशनल एक्सप्रेशन है। तो आपके पास जितने भी 9 पार्ट हैं उसके अंदर बस 9 जो है वो इररेशनल है, बाकी सब पॉलिनोमियल और रैशनल है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होगा कि सर ये हम रजिस्टर पे करें, तो बेटा बिल्कुल रजिस्टर पे कर लें तो अच्छी बात है, वरना बुक में ही सॉल्व कर लें, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू के लिए अगर आप जो है वो सिर्फ बुक में ही मार्क करना चाहते हैं तो बुक में मार्क कर लें, रजिस्टर पे करना चाहते हैं तो बिल्कुल रजिस्टर पे क्वेश्चन लिखें और नीचे लिख दें पॉलिनोमियल, रैशनल, इररेशनल। नंबर 1। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि सेपरेट पॉलिनोमियल्स एंड नॉन पॉलिनोमियल्स इन केस ऑफ पॉलिनोमियल्स राइट द नंबर्स ऑफ वेरिएबल, ठीक है। कह रहे हैं कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 9 टर्म्स, मतलब 9 पार्ट्स हैं, और 9 पार्ट्स के अंदर वो बोल रहे हैं कि पॉलिनोमियल्स और नॉन पॉलिनोमियल्स को सेपरेट करें, बताएं कि कौन से पॉलिनोमियल्स हैं, कौन से नॉन पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है। तो जो पार्ट पॉलिनोमियल्स हैं, पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो जो एक्सप्रेशन 9 एक्सप्रेशन लिखी हुई हैं और जो एक्सप्रेशन आपके पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, तो बताएं कि अगर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है तो उनके अंदर कितने वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि हम ये चेक कर लें कि कौन सी पॉलिनोमियल है, कौन सी नॉन पॉलिनोमियल। जहाँ पे इन क्वेश्चंस में पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है वहाँ पे p लिख दिएगा, जहाँ जिन पार्ट जो पार्ट जो है, जो एक्सप्रेशन नॉन पॉलिनोमियल्स हैं वहाँ पे np लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी लिखने होंगे। अब सबसे पहले अगर आप पार्ट 1 देखें तो ये आपके पास क्या है, नॉन पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन पता है आपको क्या होती है। फिर इसी तरह पार्ट 2 आप देख सकते हैं, पार्ट 2 पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। इसी तरह पार्ट 2 अगर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है तो इसमें कितने वेरिएबल हैं, पार्ट 2 पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके अंदर लिखा हुआ है 5, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 5x(y)³ ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में कितने वेरिएबल हैं, x और y, 2 वेरिएबल हैं। तो आपने जो है इसका जो आंसर लिखना होगा वो किस तरह से लिखना है, पॉलिनोमियल, सबसे पहले पॉलिनोमियल, फिर अब ये पॉलिनोमियल विद 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो पॉलिनोमियल विद 2 वेरिएबल्स, आप इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है और वेरिएबल कितने हैं यहाँ पे,
2 है। इसी तरह हम पार्ट 3 की बात करें तो पार्ट 3 आपके पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है और पार्ट 3 के अंदर कितने वेरिएबल आप देख सकते हैं, एक्स टी और एक्स वाई टी। तो इसका मतलब यहाँ पे एक्स टी और वाई 3 वेरिएबल यहाँ पे यूज हो रहे हैं। तो पार्ट 3 भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, उसके अंदर 3 वेरिएबल हैं। तो पार्ट 3 आप लिखें टी क्यू माइनस 4x वाई टी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या हैं, 3 एक्स वाई और टी यहाँ पे यूज हो रहे हैं। तो x 2 दफ़ा है, एक ही काउंट करेंगे, यहाँ पे 2 दफ़ा है तो वेरिएबल एक ही काउंट करेंगे। कौन से वेरिएबल यूज हो रहे हैं, 3 एक्स वाई और टी। तो लिख लेंगे पॉलिनोमियल विथ 3 वेरिएबल्स। इसी तरह यहाँ पे बात करते हैं पार्ट 4 की। तो पार्ट 4 16 माइनस 1/x स्क्वायर। तो ये आपके पास जो है वो बेटे नॉन पॉलिनोमियल है, ठीक है। ठीक, अच्छा जी आगे चलते हैं। पार्ट 5 ये आपके पास क्या है कि x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आपके पास जो है वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है विद 1 वेरिएबल, एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है और वो कौन सा है, x। अच्छा जी पार्ट 6 आपके पास 5 क्यूब प्लस 4/x। ये आपके पास नॉन पॉलिनोमियल है, तो छोड़ दें, आगे चलते हैं। पार्ट 7 x माइनस 1, ये आपके पास पॉलिनोमियल है विद 1 वेरिएबल, ठीक है। पार्ट 8 आपके पास पॉलिनोमियल है 3/4 एक्स वाई जेड, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है और इसके अंदर कितने वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, 3 एक्स वाई और जेड, 3 वेरिएबल्स। और पार्ट 9 पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, इसके अंदर 1 वेरिएबल, एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ईजी आप लोगों ने सॉल्व कर लिया, ठीक है। इसको भी आप चाहें तो बुक में सॉल्व कर लें, चाहें तो रजिस्टर में कर लें, आप लोगों की मर्ज़ी है। इसी तरह पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि फाइंड द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू देयर टर्म्स। अब आपने क्या कह रहे हैं कि फाइंड द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की 3 टाइप्स हमने पढ़ी थी। कह रहा है कि यहाँ पे आपने जो है वो टाइप फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू टर्म्स, कि टर्म्स अगर आपके पास सिंगल टर्म है, एक टर्म है, तो वो कौन सी टाइप है, मोनोमियल। अगर आपके पास 2 टर्म है तो वो कौन सी टाइप है बेटा, बाइनोमियल। 3 टर्म है तो कौन सी टाइप है, ट्राइनोमियल। और 4 और मोर देन 3 टर्म है, 4 एंड अबव, जो भी टर्म्स होंगी मोर देन 3, तो वो क्या कहलाएंगी बेटा, मल्टीनोमियल। तो आप ज़रा देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में x माइनस 3y लिखा हुआ है, 2 टर्म है, कौन सी टाइप है ये पॉलिनोमियल की, बाइनोमियल, ठीक है। जो आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में 1/4 प्लस 2x प्लस 5, यहाँ पे 3 टर्म है लेकिन एक्चुअली ये 2 टर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 3 है, -1/4 प्लस 2x प्लस 5। तो बेटा ये देखें, ये दोनों तो सिमिलर टर्म है ना, ये दोनों कांस्टेंट है, इनको सॉल्व कर लेंगे, ये एक टर्म बन जाएगी। मतलब 1/4 प्लस 5 ये ऐड होके, मतलब दोनों कांस्टेंट है, एस सब्ट्रैक्ट रखा, ये एक ही टर्म बन जाएगी। तो इसका मतलब एक टर्म ये, एक टर्म ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी मतलब पार्ट 2 है ये, ठीक है। तो ये जो पार्ट 2 है ये कौन सी टर्म है, कौन सी टाइप है पॉलिनोमियल की, बाइनोमियल, ठीक है। 2 टर्म इसके अंदर यूज़ हो रही हैं। इसी तरह पार्ट 3 देखें तो पार्ट 3 के अंदर आपके पास 3 टर्म यूज़ हो रही हैं, तो ट्राइनोमियल। पार्ट 4 आपके पास, उसके अंदर भी 3 टर्म्स यूज़ हो रही हैं, ट्राइनोमियल। पार्ट 5 देखें तो 2 टर्म यूज़ हो रही हैं, बाइनोमियल। इसी तरह पार्ट आप 6 देखें तो एक ही टर्म यूज़ हो रही है, वो कौन सी कहलाएगी, मोनोमियल। इसी तरह पार्ट 7 यहाँ पे भी एक ही टर्म यूज़ हो रही है, मोनोमियल। इसी तरह पार्ट 8 जो है, इसके अंदर अगर आप देखें तो 2 टर्म यूज़ हो रही हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 टर्म है, तो यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल, ठीक है बेटे। अच्छा जी, यहाँ पे फॉर्मूला ओपन नहीं करना, बस ये टर्म है, इसको आपने बता दिया। पार्ट मैं 8 की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 बाइनोमियल। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग जो है पॉलिनोमियल। डिग्री फाइंड करनी है। डिग्री का मैं आपको बताया था बेटे, डिग्री किस तरह से फाइंड करते हैं कि हाईएस्ट पार्ट जो है वो चेक करते हैं क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है 4 का, x प्लस वाई स्क्वायर, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 2। हाईएस्ट पार्ट क्या है, 2। अगर क्वेश्चन नंबर 2 देखें, 4 का क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2, ठीक है, डिग्री बतानी है। तो पार्ट 2 में कह रहा है कि x की पावर 4y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। अच्छा बेटा, अब इसकी पावर क्या है, 2, इसकी पावर हाईएस्ट 3 है, इनकी टोटल पावर क्या हो जाएगी, 4 + 1 5, ठीक है। इसकी 5 है, इसकी पावर 2 हो जाएगी, इसकी 3। तो इसका मतलब इस पूरे क्वेश्चन की आप लोगों ने इस तरह से नहीं लिखना, मैंने जिस तरह से लिखा है कि भाई 5 अपनी इसके नीचे 2, इसके नीचे 3, आप लोगों ने नहीं लिखना। मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाया कि इसकी टोटल पावर मतलब 4 और इसकी पावर क्या है 1, 4 + 1 5। तो इस टर्म की
इस टर्म की टोटल पावर क्या हो जाएगी 5, इस टर्म की टोटल पावर 2, इस टर्म की टोटल पावर 3। तो वो टर्म जिसकी हाईएस्ट पावर हो वो डिग्री कहलाती है, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर क्या हो गई 5, तो इसका मतलब पार्ट 2 का आंसर है कि भाई डिग्री आपने बतानी है, जितने भी क्वेश्चन उनकी डिग्री बतानी है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या है 5, ठीक है। अच्छा जी, तो आप लोग इसको यहीं पे चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के आगे 5 लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के आगे 2 लिख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 1 है उसकी डिग्री 2 है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 2 है उसकी डिग्री क्या है 5 है। क्वेश्चन नंबर 3 का डिग्री का मतलब बेटा वेरिएबल के ऊपर जो पावर है, ठीक है, वेरिएबल के ऊपर पावर जो भी होगी वो कहलाएगी डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 3 है 5 क्यूब। क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का यहीं देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 3 है, ठीक है, वो क्या है 5 का क्यूब, 5 का क्यूब, ठीक है बेटे। तो अगर 5 का क्यूब है, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, अगर वेरिएबल होगा, सपोज करें अगर वेरिएबल होगा कोई भी, तो उसके ऊपर पावर क्या होगी 0, ठीक है, क्योंकि एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, अगर वेरिएबल है तो उसकी पावर क्या है 0, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 0, ठीक है। इसकी डिग्री यहाँ पे क्या है 5, ठीक है, इसकी डिग्री पार्ट 3 की डिग्री क्या हो जाएगी बेटा 0, क्योंकि कोई वेरिएबल नहीं है, अगर वेरिएबल सपोज करें है तो उसकी पावर क्या है 0, इस वजह से इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 0। पार्ट 4 की बात करते हैं, तो पार्ट 4 की जो है आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिग्री क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म की जो है टोटल पावर 4 है, सेकेंड टर्म की स्क्वायर है, तो डिग्री क्या हो जाएगी 4। इसी तरह पार्ट 5 देखेंगे, पार्ट 5 की जो एक ही टर्म है उन सब की पावर को ऐड कर दें तो 2 + 2 डिग्री क्या हो जाएगी 6। और इसी तरह 6 की डिग्री क्या हो जाएगी बेटा 3, क्योंकि लास्ट टर्म की x की पावर 1, लास्ट टर्म में देखिएगा x की पावर 1 और वाई स्क्वायर 1 और वाई स्क्वायर डिग्री क्या हो जाएगी बेटा 3। इसी तरह पार्ट 7 की डिग्री क्या हो जाएगी 7, क्योंकि x की पावर 6 है प्लस x स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों को ऐड कर देना 7, तो हाईएस्ट पावर सेकेंड टर्म की है वो 7, तो इसका मतलब पार्ट 7 की डिग्री हो जाएगी 7। और पार्ट 8 की डिग्री 0, मतलब पाए गिवन है, पाए लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो पाए क्या है कांस्टेंट नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 3 मतलब 4 का पार्ट 8 और पार्ट 3 सेम कांस्टेंट नंबर्स हैं, तो इनकी जो डिग्री क्या है 0, मतलब पार्ट 8 की भी डिग्री 0। और पार्ट 9 जो है क्यूब रूट a स्क्वायर माइनस b लिखा हुआ है, क्यूब रूट a स्क्वायर माइनस b का क्यूब लिखा हुआ है, तो बेटा ये देखें क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस b, ठीक है। तो इसका मतलब अब इसकी जो है हाईएस्ट पावर 2, तो डिग्री क्या हो जाएगी स्क्वायर, ठीक है, डिग्री क्या हो जाएगी इसकी स्क्वायर या 2 आप ये कह रहे हैं, ठीक है, डिग्री क्या हो जाएगी इसकी 2। अच्छा जी, यहाँ तक आके एक्सरसाइज 4.1 आपकी कंप्लीट हो गई। अब एक्सरसाइज हम 4.2 स्टार्ट करेंगे। 4.2 भी बहुत बेसिक और सिंपल एक्सरसाइज है, आप MCQ के लिए कह सकते हैं कि आ सकती है, ठीक है। 4.2 के अंदर 2 क्वेश्चन हैं। पहले जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपने जो है एक्सप्रेशंस को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके अंदर आपके पास जो क्वेश्चंस गिवन है, पार्ट्स गिवन है, उनको एक्सप्रेशंस गिवन है, उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से लिखना होता है कि पहले सबसे पहले जो है वो पावर 0 है वो आएगी, फिर पावर 1 आएगी, फिर पावर 2, पावर 3, पावर 4, और डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले हाईएस्ट पावर आती है, फिर उसके बाद उससे छोटी वाली पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने यहाँ पे एक्सप्रेशन को लिखना है। तो कुछ पार्ट्स में कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। बाकी पार्ट जो मैं नहीं करवाऊँगा वो आप लोगों ने करने हैं, और जो मैं नहीं करवाऊँगा वो आप लोग जो है वो कर सकेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इजी जो है वो ये एक्सरसाइज है, और जो आप लोगों को मैं दूंगा सॉल्व करने के लिए, ख़ुद करने के लिए वो और ज़्यादा आसान होंगे, ठीक है। तो जो कॉम्प्लिकेटेड है वो मैं करवा देता हूँ। जैसे 4.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, हिंट डाल देंगे एक्सरसाइज 4.2, और पेज नंबर 77, ठीक है बेटे।
कह रहे हैं कि राइट द फॉलोइंग अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन असेंडिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। तो विद रिस्पेक्ट टू ए आपने जो है वो एक्सप्रेशन को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ए को यहाँ पे कंसिडर करना है, बाकी जो भी वेरिएबल आ रहे होंगे उनको कंसिडर नहीं करना। ठीक है बेटे। अच्छा जी, तो जैसे सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कि 2a³ y प्लस 4ay² माइनस 5a² y³। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में 1 से लेके 5 पार्ट्स हैं, तो पांचों पार्ट में ए को आपने जो है वो फॉलो करना है और ए के रिस्पेक्ट से आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है एक्सप्रेशन को। तो सबसे पहले आपने सॉल्यूशन की हेडिंग डाली और क्योंकि 1 ये एमसीक्यूज़ में आता है तो इसको सॉल्व तो हमें करना नहीं है, 1 स्टेप में आंसर लिखना है, तो डायरेक्ट इसको अरेंज करके हम लिख देंगे, आंसर आ जाएगा इसका। किस तरह से ए की फॉर्म में आपने विद रिस्पेक्ट टू ए आपने अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले जो है सबसे छोटी पावर आती है, तो सबसे छोटी पावर जो है यहाँ पे देखिएगा ए की पावर 3 है, यहाँ पे ए की पावर 1 है, यहाँ पे ए की पावर 2 है, तो इसका मतलब सबसे छोटी पावर यहाँ पे इस टर्म में तो पहले वाली टर्म आ जाएगी 4ay²। ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये टर्म आ जाएगी 5a² y³। फिर आपके पास फर्स्ट टर्म जिसमें ए की पावर 3 है, तो ये टर्म आ जाएगी। तो आपने ए के विद रिस्पेक्ट टू ए आपने इसको अरेंज कर लिया। पहले जो है सबसे पहले सबसे छोटी पावर जो है वो 1, अगर 0 होती तो वो आती, नहीं है तो यहाँ पे 1 पहले वाली पावर आ गई, फिर 2, फिर 3 पे इसको आपने जो है वो अरेंज कर दिया और ये आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 का आंसर आ गया। ठीक है बेटे। इसी तरह पार्ट 2 जो है वो हम करते हैं, पार्ट 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। पार्ट 2 में देखिएगा, पार्ट 2 में क्या कह रहे हैं कि 3x² माइनस ay 3x² माइनस ay² माइनस 2a की पावर 4 प्लस 4a की पावर 4 इंटू z²। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट से। तो देखिएगा सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे और मैंने आपको क्या बताया था बेटा कि ए के रिस्पेक्ट से आपने अरेंज करना है, जहाँ पे ए की पावर 0 पहले वो आएगी। ठीक है। वो टर्म यहाँ पे क्या, ए की पावर 1 है, ए की पावर 4 है, ए की पावर, ठीक है सॉरी a²। ठीक है। तो यहाँ पे ए की पावर 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे स्क्वायर, तो पहले क्या आएगी, और यहाँ पे a है, यहाँ पे a नहीं है। जब यहाँ पे a नहीं है इसका मतलब पता है कि यहाँ पे a की पावर 0 है, यहाँ पे a नहीं है तो यहाँ पे a की पावर क्या है 0। ठीक है। और एनीथिंग रेज टू दी पावर 1, एनीथिंग रेज टू दी पावर 0 इक्वल्स टू 1। अगर ये टर्म लिखी हुई है ना 3x², ठीक है, इसका मतलब इसके साथ a है, उसकी पावर क्या है 0, और एनीथिंग रेज टू दी पावर इक्वल्स टू 1, और 3x² को 1 से मल्टीप्लाई करें वापस क्या आ जाएगा 3x²। एक्चुअली 3x² इस तरह से लिखा हुआ है कि एनीथिंग रेज टू दी पावर 0। ठीक है। तो a की पावर यहाँ पे कुछ नहीं, तो इसका मतलब क्या है बेटा 0। तो पहले तो ये वाली टर्म ही आ जाएगी, पहले 0 वाली टर्म आ जाएगी, फिर ay², फिर और छोटी पावर कौन सी है 4a² z², फिर माइनस 2a की पावर 4। तो आपने क्या करा, अरेंज कर लिया एक्सप्रेशन को। पहले सबसे छोटी पावर, यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो 0 पहले ये आ जाएगी, फिर ये पावर 1, फिर 2, फिर यहाँ पे पावर 4। ठीक है। आपने इसको अरेंज कर लिया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पार्ट 3 आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, और पार्ट जो है पार्ट 3 और पार्ट 4 दोनों आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। ठीक है। और पार्ट 5 भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। फ्रैक्शन से परेशान नहीं होना कि फ्रैक्शन है जैसे -1/2a माइनस 3/7 a की पावर 4 प्लस 1/3 xyz फिर प्लस 2/5y a की पावर 2। तो पार्ट 5 का अगर मैं डायरेक्ट आंसर लिखूं तो देखिएगा पार्ट 5 का डायरेक्ट आंसर किस तरह से होगा। पार्ट 5 का डायरेक्ट मैं आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है। तो पार्ट 5 में सबसे पहले कौन सी टर्म आएगी, जहाँ पे पार्ट ए की क्या होगी 0, ए की पावर 0 कौन सी टर्म में है आप देख सकते हैं, थर्ड टर्म 1/3 xyz। ठीक है।
ये टर्म आ जाएगी। उसके बाद फिर जहाँ पे ए की पावर 1 है, ए की पावर 1 क्या है, फर्स्ट टर्म देखिएगा -1/2a, -1/2a। फिर ए, उसके बाद ए की पावर 2 का है, लास्ट टर्म है 2/5 प्लस 2/5 ए की पावर 2। ठीक है बेटे। उसके बाद फर्स्ट टर्म भी हो गई, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म भी हो गई। ठीक है, पहले ए की पावर यहाँ पे 0, फिर ए की पावर 1, फिर ए की पावर 2, फिर ए की पावर 3 नहीं है तो ए की पावर 4 है सेकेंड टर्म में, -3/7a4। और ये आंसर आ गया। ठीक है, तो मैंने 5 का सिर्फ सॉल्यूशन मतलब अरेंज करके जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। ठीक है, तो पार्ट 3, 4 और 5 आप लोगों ने खुद इस तरह से सॉल्व करना है। ये सब कॉपी कर लिया तो बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास 1 से लेकर 10 तक 10 क्वेश्चंस हैं। इसमें आपने क्या करना है, राइट द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द गिवन वेरिएबल्स। जो वेरिएबल्स आपके पास गिवन है, जहाँ x है, कहीं y है, कहीं a है, तो ये जो वेरिएबल्स हैं, जो हर इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है, कोई दूसरा वेरिएबल नहीं होगा। तो जिस इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसके अकॉर्डिंग आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना आसान है। सबसे पहले सबसे हाईएस्ट पावर आएगी, उसके बाद उससे छोटी पावर, उससे बाद उससे छोटी पावर, उससे बाद उससे छोटी पावर, और एंड में जो है वो कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे। एक और चीज़ याद रखिएगा कि जो नेगेटिव में जो पावर्स होती हैं ना, नेगेटिव में जो पावर होंगी वो नेगेटिव स्केल मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 3 के अंदर कि 0 से अगर जाएंगे 1 राइट साइड पे तो वैल्यू बड़ी होती है 1 2 3 4, और 0 से अगर लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो -1 -2 -3 -4, ये वैल्यू और कम। देखें जैसे जैसे नेगेटिव में वैल्यू बढ़ती जाती है, -1, ठीक है, फिर -2 -3, ये वैल्यू और छोटी हो रही है। मतलब -1 बड़ा है, -2 उससे छोटा है, -3 उससे छोटा है, -4 उससे छोटा है, -5 उससे छोटा नंबर है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में नेगेटिव में जो भी वैल्यूज़ बड़ी होती है मतलब और छोटी हो रही होती है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा यहाँ पे। अब जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं तो पार्ट 1 तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हम। पहले क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है x² + x³ -2x - 1। ठीक है, आपने क्या करा, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे पहले कौन सी वैल्यू आएगी, सबसे पहले कौन सी टर्म आएगी जिसकी पार्ट सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा पार्ट क्या है, ठीक है, और जो वेरिएबल गिवन है इक्वेशन में उसके अकॉर्डिंग अरेंज करना है। x है तो वह x ही, हर इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होगा हर एक्सप्रेशन में। ठीक है बेटे, x की पावर 3 है तो पहले क्या आ जाएगा x का क्यूब। ठीक है, हाईएस्ट पावर पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी पावर मतलब x², फिर 2x - 1, और ये आंसर आ गया, सिंपल। ठीक है बेटे, इसी तरह पार्ट 2 जो है वो अरेंज करना है। ठीक है, पार्ट 2 आप लोग खुद सॉल्व करिएगा, मैं आप लोगों को करा रहा हूँ पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या कह रहा है, 3/4 -t -2/3t³ + t6। ठीक है बेटे, सॉल्यूशन की आपने हेडिंग डालनी है और क्वेश्चन रिपीट नहीं करना, डायरेक्ट हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अरेंज कर देंगे। अरेंज करेंगे, सबसे पहले जो है हाईएस्ट पार्ट सबसे पहले आ जाएगी, और आप देख सकते हैं हाईएस्ट पार्ट जो है वो आपके पास यहाँ पे क्या है, t की पावर 6, फिर आपके पास क्या है 2/3t³, फिर क्या आ जाएगी बेटा -t, फिर एंड में ये कांस्टेंट नंबर, और कांस्टेंट नंबर पॉजिटिव है, पॉजिटिव 3/4। t की पावर 6 -2/3t³, फिर -t, और फिर 3/4। सबसे पहले सबसे बड़ी पावर, उससे छोटी पावर, उससे छोटी, फिर एंड में अगर पावर 0 है, टर्म 0 है, ठीक है, पावर 0 तो वो टर्म आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह आप लोग ने पार्ट 5, पार्ट 4 खुद सॉल्व करना है, पार्ट 2 खुद सॉल्व करना है, पार्ट 3 मैंने करा दिया, पार्ट 4 पार्ट 5 आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, मार्क कर लें। अब पार्ट 6 मैं आप लोगों को सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। पार्ट 6 देखिएगा बेटा, ठीक है। अच्छा, बार बार फिर मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं,
कि कन्फ्यूजन ये होती है कि ये पेपर में आते हैं क्वेश्चन, बेटा बिल्कुल MCQ में आ सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा ये है कि ये चीज़ें इस वजह से बता रहे हैं ताकि आगे की एक्सरसाइज के लिए आप लोगों की बेस जो है वो स्ट्रांग हो जाए। 4/y² प्लस 9/y⁴ प्लस 4y माइनस 12/y³ प्लस 6। अच्छा बेटा, अब एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म होगी जब उसको ऊपर लेके जाएंगे तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। उसके जब उसको ऊपर लेके जाएंगे, जैसे y की पावर स्क्वायर, इसको ऊपर लेके जाएंगे -2, इसको ऊपर लेके जाएंगे y की पावर -4, इसको ऊपर लेके जाएंगे y की पावर -3, ठीक है। तो -4 जो है वो छोटा नंबर है, -3 उससे बड़ा है, -2 उससे बड़ा नंबर है, -1 उससे बड़ा है, ठीक है। तो पहले जो है वो क्या बड़ा जो है वो नंबर आएगा, फिर उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने, तो पहले हाईएस्ट पार्ट, फिर उससे छोटी पार्ट, फिर उससे छोटी पार्ट, फिर उससे छोटी पार्ट। तो अब देखिएगा इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कौन सी टर्म लिखेंगे, जो सबसे बड़ी है और जिसकी पार्ट जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो जैसे यहाँ पे आपके पास क्या है, y की पावर 4 है, ठीक है। तो y की पावर 4 ये फर्स्ट टर्म आ जाएगी। फिर इसके बाद इससे छोटी टर्म कौन सी है, ये देखें, सारे फ्रैक्शन को भी छोड़ दें, ठीक है। उससे बाद उससे छोटी टर्म कौन सी है बेटा, 4y, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हो गई, ये पॉजिटिव में पार्ट थी। अब हम ये देखें, ये तीनों जो फ्रैक्शन है ये है नेगेटिव में, क्योंकि जब y की पावर 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो y की पावर -2, ये y की पावर -4, ये y की पावर -3, ये तीनों नेगेटिव में पावर्स हैं। उसके बाद हम देखा कि हमने देखा y की पावर 4, फिर यहाँ पे y की पावर 1। अब नेगेटिव में जाने से पहले देख लेंगे y की पावर 0 तो नहीं है कहीं। तो अगर आप ये देखें तो ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट नंबर है, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब वेरिएबल की पावर क्या है यहाँ पे 0। तो नेगेटिव में जाने से पहले यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे हम, 6। मतलब और कोई टर्म लिखने से पहले आपने क्या लिख लिया यहाँ पे 6, क्योंकि 0 बड़ा नंबर है -1 से, -2 से, ठीक है। तो नेगेटिव में जाने से पहले 0 लिखेंगे, क्योंकि अगर आपको याद हो मैंने एक पूरा एक स्केल आप लोगों को बनवाया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स का, देख लीजिएगा वो स्केल क्या था कि ये 0 1 2 3 -1 -2 -3। तो अगर आप देखें तो 0 से राइट साइड पे जाने वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, लेफ़्ट साइड पे जा रहे हैं वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। तो अगर लेफ़्ट साइड पे डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है, तो 0 से जा रहे हैं -1 वैल्यू कम हो रही है, और -2 और कम, -3 और कम, ठीक है, छोटी वैल्यू। तो इसका मतलब 0 बड़ा नंबर है, माइनस नेगेटिव वैल्यू उससे 0 बड़ा है। तो अब इस वजह से अगर पार्ट 0 है तो उसको पहले लिखेंगे, यहाँ पे 6 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इसका मतलब y की पावर 0 है, तो आपने 6 को पहले लिखा। अब उसके बाद ये देखें, ये कौन कौन सी टर्म्स हमने लिख ली हैं, y की पावर 4 लिख ली है, 4y और ये। अब ये 3 टर्म्स रह गई हैं, 1 2 और 3। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, सबसे पहले सबसे बड़ी पार्ट, उससे छोटी बार, उससे छोटी पार्ट, अब उसके बाद उससे छोटी पार्ट। तो अब देखें ये जो 3 टर्म है, इसमें से पहले कौन सी लिखेंगे, इसमें से पहले लिखेंगे +4y²। मतलब 0 से अगर आप जाएं तो छोटी टर्म कौन सी है, y की पावर -2, फिर उससे और छोटी, क्योंकि नेगेटिव में जितनी वैल्यू बढ़ती जाती है और छोटी होती जाती है, और इससे छोटी और वैल्यू और कौन सी टर्म है, -12/y³। इससे छोटी टर्म कौन सी है, सॉरी ये है +9/y⁴, ठीक है। आपने इनको क्या कर दिया, अरेंज कर दिया इस तरह से, ठीक है। अच्छा जी, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह नंबर आपके पास जो है वो 2 का बाकी जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होंगे जिस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 6 आपने सॉल्व किया है। तो उसमें से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करवा रहा हूँ। 9 देख लीजिएगा किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, और बाकी के फिर इसी तरह से सारे पार्ट आप लोगों ने खुद सॉल्व करने होंगे, ठीक है। अच्छा, इनके आगे ब्रैकेट में जहाँ वेरिएबल यूज हो रहे हैं, y≠0, x≠0, a≠0, जिस तरह से ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो उनसे परेशानी हो ना, वो जो है उस ब्रैकेट में जो आगे वैल्यूज लिखी हुई है कि y x≠0 बता रहे हैं वो 0 के इक्वल नहीं है, तो इस वजह से आप उनको 0 सपोज नहीं करें, और अदरवाइज आप
का उन ब्रैकेट से इन क्वेश्चन का ज़्यादा और कोई लिंक नहीं है, तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो पार्ट 9 देख लीजिएगा, पार्ट 9 मैं आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूँ, इसके बाद जितने भी पार्ट्स हैं वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। तो 1/a⁴ प्लस 4/a² माइनस 6 प्लस 4a² प्लस a⁴। ऑलराइट, तो ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 9। बाकी के जो भी पार्ट्स हैं जो मैं नहीं करवा रहा, मतलब मैंने नहीं करवाया आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 है, पार्ट 8 है, पार्ट 10 है, और इसी तरह पार्ट 5 वगैरह, जो भी पार्ट मैंने नहीं करवाया वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 9 हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें देखिएगा आपने क्या करना है, इसको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सॉल्यूशन की हेडिंग डालनी है। क्वेश्चन रिपीट नहीं कर रहे क्योंकि 1 स्टेप आंसर है, इस वजह से डायरेक्ट जो है वो हम इसको अरेंज करके लिखेंगे। तो देखिएगा, अब अरेंज करने के लिए पहले सबसे पहले कौन सी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो सबसे पहले हाईएस्ट पार्ट जिसकी वो पहले आएगी, मतलब a⁴ को सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, प्लस 4a²। उसके बाद फिर a⁴, क्योंकि ये जो टर्म्स हैं यहाँ पे पार्ट्स क्या है, नेगेटिव में, मतलब इसको ऊपर लेके जाए तो a⁻², इसको ऊपर लेके चले जाए तो a⁻4। यहाँ पे a⁴ है तो इस वजह से -6 को पहले लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या आएगी टर्म, कौन सी, 4/a², क्योंकि ये टर्म बड़ी है, इस टर्म से 1/a⁴ से 1/a⁴ छोटी टर्म है तो इस वजह से इसको बाद में लिखेंगे, प्लस 1/a⁴। ठीक है, और ये आपने जो है वो अरेंज करके डिसेंडिंग ऑर्डर में पार्ट 9 लिख लिया। यहाँ तक आके एक्सरसाइज जो है वो आप लोग की कंप्लीट हो गई है। क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया, बाकी पार्ट्स आप लोग करेंगे और आई होप आप लोग कर सकते हैं। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। यहाँ तक आके क्लास मतलब ये जो है एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 डिस्कस की और यहाँ तक आके अब क्लास को एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे। और बेटे इस जो है 4.3 के अंदर अब हम जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करना सीखेंगे, उसके सॉल्यूशन देखेंगे 1 by 1, 4.3, 4.4, 4.5 इंक्लूडिंग 4.6 टिल 4.10 कि इन एक्सरसाइज में उनको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो हम इन एक्सरसाइज में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस से अब सीखना स्टार्ट करेंगे। और इस एक्सरसाइज में आपने जो है वो कुछ फॉर्मूलाज जो है वो यूज करने होंगे। उन एक्सरसाइज में 15 फॉर्मूलाज टोटल है आपके पास, उसके अंदर से 12 फॉर्मूलाज तो आप लोगों ने याद करने होंगे ताकि वो जो है वो एक्सरसाइज में यूज हो सकें और आप लोगों को ताकि एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे 4.3 से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में 4.3 स्टार्ट करते हैं। और यहाँ तक जो है वो आप लोगों ने आज की क्लास में 4.1 और 4.2 जो है डिस्कस की। और 4.2 तो आप लोगों ने कॉपी में कर ली है, इसी तरह 4.1 चाहे तो कर लें चाहे नहीं करें, आप लोगों की मर्जी है। और बस क्लास में आप एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह 4.3 से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में 4.3 के साथ मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।